अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा फोर्थ सेशन है ए एडमिशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर फीडबैक रिगार्डिंग द प्रीवियस सेशंस। तो प्लीज़ आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा और कोई चीज़ सीखने को मिल रही है आपको, पहले से कोई इम्प्रूवमेंट आई है या फिर कोई ऐसे जिनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप लोग भी बताएं ताकि मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। तो आप लोगों की फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा लास्ट टेक्निकल सेशन है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और फर्दर इसमें कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीक हमारा एक लास्ट सेशन होगा जो कि हमारा इंशाल्लाह होगा कि इंटर्नशिप सॉरी जॉब्स वगैरह से रिलेटेड, कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है और आपने जॉब्स कैसे सर्च आउट करनी है, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उनको प्रोडक्शन में कैसे लेके जाना है, उनसे अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो जो मेन गोल है वो ये कि ना सिर्फ हमने सिर्फ टेक्निकली चीज़ों को सीखा है, स्किल्स को सीखा है, बट अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कि हम अब इसको कैश आउट कहाँ पे कर सकते हैं, हम इसको कैसे प्रोडक्शन में कैसे लेके आ सकते हैं, इसमें से अर्न कैसे, बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग अगर कोई करना चाह रहा है तो फ्रीलांसिंग के कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे वर्क किया जा सकता है, कौन सी टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, और क्या उन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर हमारी डिस्कशन हो जाएगी। और इसके अलावा जो है आप अपनी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको देखेंगे कि उसमें पेमेंट मेथड्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं और आगे इनको कैसे प्रोडक्शन में लेके जा सकते हैं। तो आप लोगों का अभी तक कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग पूछ लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो माइक वगैरह की ऑन कर सकता है, कैम वगैरह ऑन कर सकता है, स्पेशली बॉयज़, तो प्लीज़ आप लोग कर लें ताकि सेशन ज़रा इंटरेक्टिव हो। आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं। क्योंकि मैं भी कभी कभार मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, लेकिन मैं कैमरा ऑफ करके तो बस सो जाता हूँ कि आगे वाले को पता चले कि मीटिंग हो रही है। तो इसलिए आपकी तरफ से तो एक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मुजम्मिल। अच्छा, अटेंडेंस आप लोगों की लगी है, अटेंडेंस की टेंशन ना लें, वो इसी से पता चल जाएगी। नो वरीज अबाउट दैट। टीम, क्योंकि हमारी इसमें टीम भी होती है इसी इन मीटिंग्स के अंदर, तो वो उस चीज़ को नोट कर लेते हैं। अच्छा, जो प्रीवियस टास्क थे वो सबने कर लिए थे, सबने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ लोगों की मैंने प्रोजेक्ट देखे जिन्होंने लिंक्डइन पे पोस्ट किए थे, तो कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनाई हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक जो इंटर्नी है या फिर एक फ्रेश ग्रेड या फिर इवन कि आप लोगों में से ज़्यादातर मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिनके शायद फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर वाला है हम लोगों के साथ? फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो वो हैंड रेज करेंगे, सेकंड सेमेस्टर वाले कोई भी नहीं है? थर्ड सेमेस्टर वाले, या फिर अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग जा रहे हैं अभी जिनकी डिग्री वगैरह कंप्लीट नहीं हुई? सही है। तो अपना सेमेस्टर मेंशन करें मैसेज के अंदर, मैसेज में आप। हम्म, ठीक है। अच्छा, जो सबसे कम सेमेस्टर वाले हैं वो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं हमारे साथ। तो जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं इसमें सफ़िया भी हैं, महनूर भी हैं, और भी आई थिंक भी है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ आई है इस सारी चीज़ों की? आप लोग ने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लिए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली आई एम करेंटली इन फोर्थ सेमेस्टर ऑफ BScs और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सर आपकी बहुत अच्छी समझ आती है जो आप गाइड करते हैं सारे सेशंस, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे टास्क वगैरह कंप्लीट हैं और मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी किए हैं और आपका उस पर फीडबैक भी आया था। जी जी, आपका प्रोजेक्ट मैंने देखा था, तो आपने काफ़ी अच्छा बनाया है माशाल्लाह। तो बेसिकली मैं असल में क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब फोर्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी प्रोजेक्ट बना के पोस्ट कर लिए, उनको समझ भी आ गई सारी। इवन कि हमारे साथ अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी होते हैं तो मुझे उम्मीद थी कि उनको भी समझ आ जानी थी। इसकी रीज़न क्या है कि
अब टेक्नोलॉजी में बड़ी चेंज हो चुकी है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोजर चाहिए, एक सही मेंटोर चाहिए जो कि आप लोगों को सही चीज़ बता सके कि यार इस चीज़ को इस तरीके से सीख लें तो आप एप्लीकेशंस बना लोगे। इसी तरह अगर आपको कोई गलत मेंटोर मिल जाए जो कि आपको सिंपल नोड जेएस, रिएक्ट जेएस वहाँ से चीज़ें सिखाना शुरू करे, थियोरेटिकल चीज़ें बताना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि आप फेडअप हो जाएं और इस चीज़ को छोड़ दें और आपको ये चीज़ मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी बात करूं कि जब मैं 6th सेमेस्टर में था तो तब मुझे पता चला कि अच्छा हमने कोई इस तरह के स्किल सीखने हैं और काम करना स्टार्ट करना है, और उस टाइम हमें पता किसी ने हमें HTML CSS सिखा दी। तो HTML CSS का तो अभी शायद आप लोगों को आइडिया होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उससे आगे की काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं। उसके बाद बूटस्ट्रैप आई थी, फिर बूटस्ट्रैप के बाद रिएक्ट जेएस आ गई, रिएक्ट जेएस के बाद नेक्स्ट जेएस आ गई और काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स आ गए, तो अभी उनमें काम हो रहा है। तो अगर मैं देखूँ कि अगर मुझे 6 सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में ये चीज़ पता चल जाती, तो जब तक मेरा 8th सेमेस्टर आना था तो मैंने तो बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लेने थे। इवन कि मैं चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ने बड़े बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं। तो मेरा उनसे ये कंसर्न होता है कि जितनी मेहनत आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे की है, इतनी मेहनत अगर आप लोगों को किसी ने सही गाइडलाइन दी होती तो आप एक्चुअल में प्रोडक्ट्स बनाते जो कि आप लॉन्च कर सकते थे। अब हमारे जो दूसरे आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो हमारे मंच स्टैक में से हैं, उन्होंने माशाल्लाह अपनी प्रोडक्ट्स बना के काफ़ी सारों ने लॉन्च किए हैं और काफ़ी सारों ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ बनाए हैं, उस पर वर्क किया और अभी उसको जल्दी इसको लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। हम उनके प्रोजेक्ट्स को भी हम हाईलाइट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना, उनको फुली सपोर्ट करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग कोशिश करें कि अपने एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वर्क करें, ठीक है। आप लोगों को हमारा काम था आप लोगों को सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर देना, आपको एक रोड मैप देना कि इस तरीके से आप चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। आपको कोई 8 सेमेस्टर को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट तो करना ही आप लोगों ने, इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि 8 सेमेस्टर के बाद आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद जाके कहीं पे आपको जॉब्स मिलेंगी। मेरी जो मैं जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पे अमल करेंगे कि जो 4th सेमेस्टर वाले हैं वो भी अपनी एक अच्छी सी प्रोडक्ट बनाएं और अभी से इसको लॉन्च करें, ठीक है। उस पर गूगल एड्स वगैरह लगाएं, उसमें से अर्निंग स्टार्ट करें। हमारा जो नेक्स्ट जो सेशन होगा लास्ट वाला, उसमें इंशाल्लाह इसी चीज़ पे डिस्कस होगा कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं या टूल्स आप लोगों ने बनाए हैं, इनको एक्चुअल में प्रोडक्शन में लेके कैसे जाना है, इनको पेमेंट मेथड्स कैसे ऐड करनी है, इनकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है। मॉनिटरिंग तो हम आज ही देख लेंगे, और इनको कैश आउट कैसे करना है। तो आप लोग इसी माइंडसेट के साथ ही अभी आप लोगों ने आगे काम करना है। और दूसरी चीज़ ये कि जो अब आप लोगों ने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने हैं, इवन के जो 7th सेमेस्टर में है, जो 8th सेमेस्टर में इनको भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनको सिर्फ एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं लेके चलना कि सिर्फ इस लिहाज से कि एक टोटल पूरा किया और पास होने के लिए बस एक प्रोजेक्ट बना दिया। और अब जो 8th सेमेस्टर वाले हैं जो कि फाइनली प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो कौन से हैं? कोई हैंड रेस कर सकते हैं जिन्होंने फाइनली प्रोजेक्ट काम स्टार्ट कर दिया? अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग कितने का ग्रुप है आपका फाइनली प्रोजेक्ट का? कितने लोगों का ग्रुप है? अस्सलाम वालेकुम सर हमारा 4 मेंबर्स हैं और हम जो बना रहे हैं वो AI एजेंट्स पे ही बना रहे हैं, लेकिन हम नो कोड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने QAI इस्तेमाल किया था जो कि स्क्रैच से कोड हमने किया था। ठीक है। ठीक है। और हमारा जो प्रोजेक्ट था वो AI थ्रेट इंटेलिजेंस और इंसिडेंट रिस्पॉन्स पे है। सही है। इनके अलावा जो फाइनली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? सर हमारे 3 मेंबर्स हैं। हमारे ग्रुप के 3 मेंबर्स हैं। हमने फाइनली प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर दिया है और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हमारा प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने उर्दू एंड पश्तो के ना लैंग्वेजेस की मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन करनी है। एम आई ऑडिबल सर? जी। हम लोगों का बेसिकली काम है, जो डॉक्टर एंड पेशेंट आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद सिस्टम को दी जाएगी और वो उसके बाद उसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा और जो ऑडियो होगी वो उर्दू या पश्तो में होगी और ट्रांसक्रिप्शन करके हम डॉक्टर के लिए जो पर्सनल नोट्स होते हैं ना, सोप क्रिएशन जो होती है, हम वो करेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। इनके अलावा सर हम काइंड ऑफ 3 मेंबर्स हैं, बट हम इस तरह का काइंड ऑफ एक एक्सटेंशन काइंड ऑफ बना रहे हैं जो हमारे VS के अंदर ही वर्क करेगी। वो हमारा QA का वर्क करेगी। जो हमारा QA बाद में होता है, हम छोटे छोटे जैसे
सेशंस या जैसे कहते हैं क्यूए के जो टेस्ट हमने बाद में करने हैं वो पैरेलल हम अपनी कोडिंग के कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर कोई लॉगिन पेज बनाया तो उसके वो लॉगिन चेक कर सकता है, एंड जो हमने डिज़ाइंस बनाए उसकी भी हम उससे पहले स्क्रीनशॉट दे देंगे, देन वो उसके साथ उसको कंपैरिजन करेगा एंड उसकी यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग करेगा। सिस्टम टेस्टिंग के लिए भी नहीं हम सोच रहे, बट रिग्रेशन टेस्टिंग तक उसको वो वर्क करेगा। सही है, परफेक्ट है जी। रशीना। सर मैंने अपना एक्सप्लेन कर दिया था मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में। ओके ओके ओके, ठीक है। सहर और अलिशा, आई थिंक आप लोग ने हैंड रेज किया। बिलाल। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं और रशीना सेम ग्रुप में, हम लोग उसी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वाले पे काम कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। किसी कोई और भी है वरना फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जी सहर, आपका भी है। अच्छा जी, तो अब इसमें एक मुझे चीज़ बताइएगा जी। सहर, आपका है कोई पॉइंट अपने हैंड रेज पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा भी जो एफएटी का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड ही है। इसमें जैसे कि हॉस्पिटल में मल्टीपल कंसल्टेशन हो रही होती हैं पेशेंट और डॉक्टर के इन बिटवीन। जैसे सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर चेंज होते हैं, इवनिंग में चेंज होते हैं, और फिर शिफ्ट लग रही होती हैं, तो उनके दरमियान जो होती है वो कन्वर्सेशन करना प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पा रही होती है। उसके लिए हमने एक ऐप बनाया, मोबाइल ऐप, जिसका नेम है डॉक्सक्राइब AI। वो जो है वो हेल्पफुल रहेगा कि अगर कोई भी डॉक्टर चेंज होता है या कुछ भी होता है तो उनकी जो रिकॉर्डिंग होगी डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान, वो सारी स्टोर हो जाएगी उस ऐप के दरमियान, उस ऐप में, और उसके नोट्स जनरेट हो जाएंगे, ताकि वो जो डॉक्टर है वो सेम कन्वर्सेशन जो है वो ले सके। और इससे जो है वो मैनुअल वर्क जो है वो कम हो जाएगा और सारा काम जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें जो मेरा पॉइंट था आप लोगों से पूछने का वो ये था कि देखिए, हम लोगों ने भी 5 मेंबर्स ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्टली मेरे ग्रुप में भी आई थिंक 5 लोग थे, लेकिन प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया था अकेले ने, बाकी सिर्फ 7 प्रेजेंटेशन के दौरान आए थे कि हमने भी बनाया। तो इसमें मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट है ना वो सिर्फ 1-2 बंदा बनाता है फाइनल प्रोजेक्ट, लेकिन बाकी 7 से कुछ लोग होते हैं जो कि शायद कुछ तो सीरियस होते हैं, बट ज़्यादातर होते हैं कि जो कि कहते हैं कि सिर्फ हमें मार्क्स मिल जाए और हमारा सेमेस्टर पास हो जाए। तो मेरी जो आप लोगों से रिकमेंडेशन है ना, आप लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है कि आप लोग अकेले भी बना सकते हैं अपना प्रोजेक्ट, राइट? इससे कितने लोग एग्री हैं कि आप लोग अकेले अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं? ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि जिन्होंने फाइनली प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, जो कि जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, ग्रुप्स क्रिएट हो गए, डेट्स फाइन। बट जिन लोगों के इंशाल्लाह आगे 7th या 8th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, जिन्होंने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि अकेले स्टार्ट करें और किसी दूसरे मेंबर्स के डिपेंडेंट ना हो। जब डिपेंडेंसी क्रिएट होती है फिर आपकी जो लर्निंग होती है वो भी लिमिटेड हो जाती है। फिर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करते हैं, कोई सीरियस होता है, कोई नॉन सीरियस होता है, तो आप लोग कोशिश करें कि अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खुद बनाएं और अकेले बनाएं, और एक ऐसा आइडिया चूज़ करें जो कि बाद में आपको बेनिफिट दे, जिसको आप प्रोडक्शन में लॉन्च कर सकें। सिर्फ उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की हद तक ना रखें, सही है? और अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट तो सीख ली, वो भी आपको लास्ट टाइम सिखा दी थी, ब्लॉकचेन का आपको एक्सपोजर दे दिया था। इसके अलावा डेवऑप्स से रिलेटेड भी अपनी चीज़ें सीख ली हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को बना के डिप्लॉयमेंट वगैरह कैसे कर सकते हैं, इसका भी आपको पता चल गया। आप लोगों को NA10 का पता चल गया। अच्छा, NA10 जो है वो सिर्फ एक ही टूल नहीं है, इसके अलावा Make.com भी है, आई थिंक Zapier है, वो भी टूल्स हैं जो कि इसके लिए यूज़ होते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप किसी बने बनाए टूल को, जैसे NA10 को यूज़ करते हैं और उस पर कोई यूज़ केस आप बनाते हैं, जैसे चैट एप्लीकेशन आप लोगों ने लास्ट टाइम बनाई, अगर इस चैट बोर्ड को आप NA10 के साथ बनाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टा अपने प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। इस बात की समझ आई किसी को? जैसे हमने लास्ट टाइम चैट बोर्ड का प्रोजेक्ट बनाया था, तो आप उल्टा अपने प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, जबकि इसको आप बिल्कुल NA10 के बगैर भी बना सकते हैं। तो मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि हमने NA10 सीखा, NA10 का अपना यूसेज है, उसके अपने वर्कफ्लोज हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और आप लोगों ने भी सीख लिया। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक ऐसा यूज़ केस आ गया जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और
वो कोडिंग में पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है, वो N8N पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बन सकता है, तो फिर तो सही है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है, प्रोजेक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप सिंपल चैटबॉट बना रहे हैं तो उसको N8N की बजाय फिर आप इसको Next.js की एप्लीकेशन में ही बनाएं, उसका आप N8N पे ना लेके जाएं। इस पॉइंट की समझ आई किसी को? अगर किसी को नहीं है तो पूछ लें, क्योंकि हमने इससे पहले N8N तो सीख लिया, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम N8N के बगैर भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, N8N के बगैर भी ये वाले काम कर सकते हैं अपनी जो Next.js की एप्लीकेशन है उसके अंदर। तो आज हम इन पे सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एक सिंपल सी Next.js की एप्लीकेशन बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि APIs क्या होती हैं। अगर आप कि कोई भी ऑटोमेशन कर रहे हैं, आप उसको N8N के साथ कर रहे हैं, किसी भी टूल के साथ कर रहे हैं, तो आपको APIs की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि वेब हुक्स क्या होती है। तो वेब हुक्स का आप लोगों को आइडिया हो गया कि वेब हुक क्या होती है, कि जब भी कोई टास्क परफॉर्म हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स किसी एंड पॉइंट पे सेंड करना, ये वेब हुक होता है। ठीक है, कि ये दो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बना दी सफ़िया ने और एक बना दी अलिशा ने। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं कि इनका जो दोनों एप्लीकेशन है जिनके डेटाबेसेस भी अलग है, जिनकी होस्टिंग भी अलग से है और बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनकी एप्लीकेशन आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे? वेब हुक्स के साथ। इसी तरह आपको बैकएंड जो APIs होती हैं, जो रेस्टफुल APIs होती हैं, इसका भी आइडिया होना चाहिए कि रेस्टफुल APIs क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक ऑटोमेशन बना दी, आप लोगों ने, या फिर एक प्रोजेक्ट बना दिया कि जो कि चैटबॉट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की टीम है, वो चाहते हैं कि हम भी आपके जो आपका प्रोजेक्ट है उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो आप उनको कैसे एक्सेस देंगे अपनी एप्लीकेशन की? मतलब वो आपकी एप्लीकेशन है लेकिन उसको एक्सेस कैसे मिलेगी? रेस्टफुल APIs के साथ। आप अपनी APIs के एंड पॉइंट बना देंगे। ठीक है, उनको बता देंगे कि ये हमारी API है, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर लो और अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर लो। तो रेस्टफुल APIs बेसिकली होती क्या हैं, या बैकएंड APIs क्या होती हैं? तो वो जस्ट एंड पॉइंट्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होता है, एक URLs होते हैं, उनको अपने को पैराम पास करने होते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स देता है। तो उन APIs को आप किसी भी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर लें तो वो सारी आपकी जो फंक्शनलिटी है उस एप्लीकेशन में भी आ जाएगी। तो लोग APIs इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन तो उन APIs को यूज़ कर ही रही है, लेकिन मल्टीपल जो यूज़र्स हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ दूसरे यूज़र्स हैं, वो भी आपके एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकें। तो उसको हम कहते हैं कि हम इनके लिए बैकएंड APIs या फिर रेस्टफुल APIs बनाते हैं। अब जैसे ChatGPT का तो आप सबको पता है कि ChatGPT क्या है। वो एक AI LLM है जो कि जहाँ से आप उसको कोई ना कोई प्रॉम्प्ट पास करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स देता है सोच के। इसी तरह जो ChatGPT है, ChatGPT ने अपनी एक API बनाई हुई, एंड पॉइंट बनाया हुआ, जिसको हम कहते हैं OpenAI। OpenAI का है सबको आइडिया? मैं एक स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये जो OpenAI प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली किसका है? ये ChatGPT का ही है। अगर हम ChatGPT ओपन करते हैं, ChatGPT अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो हमें बताता है कि आपने कौन सा चैट मॉड्यूल ओपन करना है या फिर OpenAI जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन करना है। अगर आप प्लेटफॉर्म OpenAI ओपन करेंगे तो उसकी कुछ इस तरह से लुक एंड फील आएगी। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप API कीज़ जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम इसमें AI ऑटोमेशन से रिलेटेड एक API की जनरेट कर लेते हैं। अब ये जो API की जनरेट हुई है, बेसिकली इसको हम यूज़ करेंगे अपनी किसी न किसी एप्लीकेशन के अंदर। मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, या फिर इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने N8N के वर्कफ्लो के अंदर भी। ठीक है, जैसे आपको कुछ क्रेडिट्स तो फ्री में मिल गए थे, मगर वो तो एक्सपायर हो जाने थे। उसका फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर था वो क्या था कि आप यहाँ से अपनी API की जनरेट करवाते उस API की को अपने N8N के जो AI एजेंट था वहाँ पे यूज़ कर लेते। ठीक है, तो ये वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देती। उससे होना क्या था कि आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसको टॉप अप करना था, मतलब बिलिंग के अंदर जाके कुछ क्रेडिट्स ऐड करने थे, $5 to $10 में ऐड कर देते। और जब आप ये वाली API की N8N के अंदर यूज़ करते तो फिर आपके यहीं से आपके क्रेडिट्स डिडक्ट होते, पैसे कटते, लेकिन वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलता रहता। तो बेसिकली OpenAI ने अपनी API कीज़ जो हैं वो, या फिर APIs जो हैं वो आपको दे दी कि अब भाई आप इसको यूज़ कर सकते हो हमें पे करके।
अगर ओपन एआई ना होता तो फिर हम क्या करते, फिर इसका अल्टरनेटिव क्या था, कौन बता सकता है? जेमिनाई भी प्रोवाइड करता है एपीआई की, और ग्रोक भी। हाँ वो भी करते हैं, लेकिन फर्ज करें कि ये जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें होस्टेड सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर ये ना होते तो इसका फिर अल्टरनेटिव क्या था कि हमें जो एआई के जो मॉडल्स हैं वो खुद होस्ट करने पड़ने थे। जैसे अगर आप लोगों को हगिंग फेस का तो आइडिया होगा ही। हगिंग फेस के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे जो मॉडल्स हैं वो मिल जाते हैं, आप उनको अपने सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल सी एक कोई भी XYZ मॉडल की बात कर लेते हैं, उलमा की बात कर लेते हैं, अगर आप उसको अपने सर्वर पर रन करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपके सर्वर की जीपीयू की जो स्पेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप एक सिंपल से मॉडल को रन करते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई मिनिमम 5 GB की तो जीपीयू मशीन चाहिए। ठीक है, अब ये जो 5 GB या 8 GB की जीपीयू मशीन है ये भी तकरीबन 5 लाख तक की बनती है, और उसके ऊपर जो आप मॉडल रन करेंगे वो भी आप अकेले ही यूज कर पाएंगे, आप उसको प्रोडक्शन में नहीं लेके जा सकते कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका तरीका फिर क्या होता है कि या तो या तो आप बहुत हाई फाई मशीन यूज करें, ठीक है, और वहां पे अपने मॉडल्स होस्ट करें और उसको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करें अपनी एप्लीकेशन के अंदर। वरना उसका जो दूसरा तरीका ये है कि आप ओपन एआई को यूज करते हो। ओपन एआई ने क्या किया कि इन्होंने इसके जो बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनका वहां पे इन्होंने एआई के मॉडल्स रन किए हुए हैं। ठीक है, और उन मॉडल्स के आगे इन्होंने एपीआई लेयर लगा दी हुई है जिसको हम देख रहे हैं अभी। ये एपीआई लेयर क्या करती है कि ये वर्क करती है बिटवीन योर एप्लीकेशन और इन एलएलएम मॉडल्स के दरमियान, कि एलएलएम से डेटा लेके आपको दे रही है और आपका डेटा जो है वो एलएलएम तक पहुंचा रही है, आपके प्रॉम्प्ट को एलएलएम तक लेके जा रही है। तो ये बेसिकली ये एपीआई लेयर है। सही है, इसी तरह आप अपनी एपीआईज भी बना सकते हैं। जैसे आपके वेब एप्लीकेशंस के अंदर 3 चीजें होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आपकी डेटाबेस की लेयर होती है जहाँ पे आपका डेटा सेव हो रहा होता है। एक फ्रंट एंड होता है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और एक मिडल लेयर होती है, ठीक है, जो कि जिसको हम कहते हैं एपीआई लेयर। एपीआई लेयर या उसको सर्विसेज भी कह सकते हैं, रेस्टफुल एपीआई भी कह सकते हैं, बैकएंड भी लोग कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करती है कि आपके फ्रंट एंड से डेटा लेके डेटाबेस में पहुंचाती है और डेटाबेस से डेटा लेके फ्रंट एंड तक पहुंचाती है। तो ये जो मिडल मैन होता है फ्रंट एंड और डेटाबेस के दरमियान जो डेटा को उधर उधर ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम कहते हैं एपीआईज। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है आपको? तो आज इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि हम अपनी एपीआई कैसे बना सकते हैं, अपनी एपीआई के अंदर हम किसी दूसरी एपीआई को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी एपीआई की हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे बना सकते हैं। जब भी अपने एपीआई बनानी है और किसी डेवलपर को देनी है कि वो अपनी एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट कर ले, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है जहाँ पे उस एपीआई की डिटेल हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हों, उसको कौन से पैरामीटर्स हम देंगे, उसका रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा, तो उसके हम एपीआई डॉक्स बनाते हैं। तो उसके लिए भी फिर हमें यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो चीज़ सीखेंगे वो ये होगी कि हमारी जो भी लाइव एप्लीकेशंस है हम उनको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। जी राशिन, आपका कोई क्वेश्चन है? सर हम लोगों ने N10 के अंदर फ्री ट्रायल 14 डेज का लिया था। अभी हम लोगों के पास क्लाइंट्स नहीं है और अभी हम लोग N10 की सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने चैटबॉट बनाया, अब हमारा ट्रायल तो खत्म हो जी, जो चैटबॉट का इंटरफेस तो चलता रहेगा, लाइक वो तो वैसा यूआई होगा, लेकिन बैकएंड में वर्किंग तो नहीं ना होगी। तो उसका कोई सोल्यूशन हो? यहाँ तो न्यू एप्लीकेशन बना के लिंक करते हैं। हाँ, उसका सोल्यूशन है कि आप एक और अकाउंट बना लें, लेकिन वो भी 15 डेज के लिए होगा। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन की एप्लीकेशन होती है ना, फिर वहाँ पे हमें पेड अकाउंट लेने पड़ते हैं, पेड जो है ना वो उसको यूज करना पड़ता है। वैसे इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ कि, लेकिन वो भी पेड ही है, जैसे कि जो N10 है इसका गिटहब के ऊपर ओपन सोर्स कोड पड़ा हुआ है, आप इस कोड को डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। रन कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको गिटहब, जी जी, तो इस कोड को आप गिट क्लोन कर लें। ठीक है, इसको क्लोन करके तो आप इसको कर्सर खोलें, इसको रन कर दे और वो रन कर देगा और आप इसको यूज कर सकते हैं लोकल होस्ट के ऊपर। लेकिन इसको भी कहने के होस्ट करना पड़ेगा ना प्रोडक्शन के एप्लीकेशन के लिए, और वहां पे भी आपके सर्वर की कॉस्ट आएगी। तो बेसिकली इसका फिर यही तरीका होता है कि आप शुरू में एक एप्लीकेशन बनाएं, उसको कोशिश करें कि एप्लीकेशन रेडी करके फिर बाद में आपको कहीं ना कोई इन्वेस्टर वाला चाहिए होता है, या फिर इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए आप दूसरे जो होस्टेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे AWS की बात कर लेते हैं। AWS तो सबको पता होगा शायद। यस सर। अब AWS है, इसके अलावा है GCP।
इसके अलावा है एज्योर। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि आपको, अगर आपका आइडिया है और कोई आपने आइडिया बनाया है, कोई वर्क पे प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके फ्री क्रेडिट्स ले सकते हैं फॉर 1 ईयर। ठीक है, जैसे AWS जो है वो आई थिंक देता है $150,000 के क्रेडिट्स आपको 1 साल के लिए। और इसी तरह GCP भी 200,000 के क्रेडिट्स देता है या 300,000 के क्रेडिट्स देता है, मतलब $3 लाख आपको देता है। और अज्योर भी इतने इसके नजदीक। अच्छा जी, लाइट का जरा इशू बना है तो 5 मिनट वेट करेंगे, फिर मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। तब तक मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आंसर कर देता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशन पे बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी आइडिया पे वर्क करते हैं, उसके बाद अ, आप आपको फंडिंग चाहिए होती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ी कॉस्ट आती है कि उस एप्लीकेशन को रन करना, उसके लिए आपको कोई ना कोई होस्टिंग चाहिए, फिर डोमेन चाहिए, फिर उसके ऊपर जो मंथली मिनिमम तो $50 से लेके $200 के दरमियान खर्चा आ ही जाता है। और अगर आप कोई कोई AI से रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर बहुत ज़्यादा मंथली एक्सपेंस आता है। उसका बेस्ट वे क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं स्केल करने के लिए, कि आप यहाँ पे अप्लाई करें फ्री क्रेडिट्स के लिए। वो क्या करेंगे, आपको फॉर 1 ईयर जैसे $150,000 के क्रेडिट दे देते हैं। वो इकट्ठे नहीं देते, थोड़े थोड़े करके देते हैं। 5,000 दे दिए, जब अब वो यूज़ कर लेंगे उसके बाद दोबारा फिर नेक्स्ट क्रेडिट्स आपको इशू कर देंगे। तो ये प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट करते हैं कि आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन को स्केल करें, उसको उसके ऊपर यूजर्स लेके आएं और एक्चुअल में अर्निंग स्टार्ट करें। और इन प्लेटफॉर्म्स को क्या एडवांटेज मिलता है कि इन एप्लीकेशंस के इन प्लेटफॉर्म, जब आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी, जब आप प्रोडक्शन में आ जाएंगे, तो फिर आप इन्हीं के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, तो आप इन्हीं के प्लेटफॉर्म्स को बाद में यूज करेंगे। तो इनको ये फायदा होता है। तो अब जैसे हम NA10 की बात कर लेते हैं कि NA10 जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपने कोशिश करनी है कि 15 डेज के अंदर एप्लीकेशन बना के आपने GCP पे या फिर AWS वगैरह पे अप्लाई करना है क्रेडिट्स के लिए। वो आपको क्रेडिट्स दे देंगे, वहाँ पे आपने एक सर्वर क्रिएट करना है, वहाँ पे NA10 को रन कर देना है, और वो आपका फ्री में वहाँ पे रन होता रहेगा। इसी तरह जो AI मॉडल्स हैं, जैसे जैसे ChatGPT है, ये भी एक्सपेंसिव है, तो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ये वाले मॉडल्स भी रन कर सकते हैं। बल्कि वहाँ पे आपको ये वाले मॉडल्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, उन्होंने ऑलरेडी होस्ट किए होते हैं, वो आप सिंपली अपने यूज करने होते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, तो वो आपका सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ये एक तरीका होता है प्रोडक्शन में जाने के लिए या स्केल करने के लिए। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ लें। सर इसकी जो पाइपलाइन बन सकती है लाइक एजेंट्स की, लाइक जिस तरह हम लोग वैसे बनाते हैं जब ऑटोमेशन वगैरह करते हैं, हम सब टाइम पाइपलाइंस बनाते हैं, हम लोग कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सर अभी हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है, अब उनको दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो तो हम लोगों ने दिखाना ना। अब उसके लिए कभी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है हमारे पास, एनीथिंग कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर ले। यहाँ तो हम लोग उसको बाय कोड कर सकते हैं जो हम लोगों ने ऑटोमेशन वहां पर की, और अगर आई थिंक सो कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ वो भी एक ऑटोमेशन का ही एक वे में है। तो वो कितना टाइम लगेगा हमें ऐसी ऑटोमेशन करते हुए? हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि NA10 जरूरी नहीं है ऑटोमेशन के लिए। NA10 सिर्फ आपको हेल्प आउट करता है कि आप इजीली वहाँ पे ऑटोमेशन करें, डिफरेंट कनेक्टर्स को कनेक्ट करें, और एक यूजर इंटरफेस से, ग्राफिकल इंटरफेस से आप उसको कर लें ऑटोमेशन वगैरह को। लेकिन इसके अलावा भी तरीके होते हैं, अभी मैं वो इसी पे इंशाल्लाह मैं आपको सिखाता हूँ। बस 2 मिनट दीजिएगा जरा। ओके सर। तो अभी हम सीख लेते हैं कि हम NA10 के बगैर डायरेक्टली कैसे वही चीज बना सकते हैं जो कि आप लोगों ने लास्ट टाइम NA10 के साथ बनाई थी। अब जो हमारा प्लेटफॉर्म है एम्प्रेडार NA10 को यूज नहीं कर रहा, बट इसमें बहुत सारी ऑटोमेशन लगी हुई हैं। वो NA10 के बगैर ही इसमें ऑटोमेशन चल रही हैं।
ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो आप AWS GCP और Azure वगैरह के लिए अप्लाई कर दें अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, तो ये आपको फ्री क्रेडिट्स दे देंगे। सही है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी API एप्लीकेशन बनानी है जो कि हेलो वर्ल्ड होगी, जो कि हमें बताएगी कि हम APIs कैसे बना सकते हैं। ठीक है, APIs के टाइप्स को थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद हम इसमें ओपन AI को इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद पोस्टमैन को, और उसके बाद हम इसमें सेंट्री को इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हमें बताएगी कि आपने अपनी एप्लीकेशन को मोनिटर कैसे करना है, उसमें अगर अगर कोई एरर आ जाती है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में होगी। सही है जी। तो हम आते हैं वापस यहाँ पे। मैंने सिंपल कर्सर ओपन कर लिया, इसमें मैंने भी कोई भी काम नहीं किया, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। ओके, ये मेक डायरेक्टरी की कमांड बना देते हैं कि कोड कोड ऑटो के नाम से बना लेते हैं। सही है जी। कोड ऑटो के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया, इसको इसमें ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि प्लीज मेक अ सिंपल API API। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक जो काम किया वो नेक्स्ट जेएस में किया है, जबकि जो बैकएंड एपीआईज हैं आप नेक्स्ट जेएस में भी बना सकते हैं, एक्सप्रेस में भी बना सकते हैं, और नेक्स्ट जेएस में भी बना सकते हैं। तो लेकिन हम चूंकि नेक्स्ट जेएस लेटेस्ट है, हम इसको नेक्स्ट में ही बनाएंगे। अच्छा, जब तक वो बन रहे हैं तब तक आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने बाद में एक टूल डाउनलोड करना है पोस्टमैन के नाम से। ठीक है, तो पोस्टमैन बेसिकली क्या करता है कि ये एपीआई टेस्टिंग के लिए टूल होता है। जब भी कोई अपनी एपीआई टेस्ट करनी है, जैसे ओपन ए की जो हमने की जनरेट किया, इसको भी हम पोस्टमैन के साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एपीआई टेस्टिंग के लिए सिंपल सा एक टूल है, इसको भी देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेंट्री डॉट आयो क्या होता है। सेंट्री डॉट आयो क्या करता है कि बेसिकली आपकी कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के जो लॉग्स होते हैं उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको पता चल सके कि प्रोडक्शन में क्या एरर्स आ सकते हैं या क्या वार्निंग्स आ रही हैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लॉग्स को मॉनिटर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर आप AWS यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्लाउड वॉच होती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वर्सल तो आप लोगों ने यूज़ किया, वहाँ पे भी लॉग्स की एक स्क्रीन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो एक लेमैन होता है, जो क्लाइंट होता है, उसके लिए उस सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे उसको पता चल जाए कि आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर आया है। तो जो सेंट्री डॉट ओया, ये बिल्कुल बेसिक सा टूल है जो कि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट योर एप्लीकेशन एरर्स। तो हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन बन गई होगी शायद।
ओके, तो प्रोजेक्ट हमारा बन गया एपीआई का। बिल्कुल सिंपल सी हमने एपीआई बनाई है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसका कोई रनिंग इंस्टेंस है उसको स्टॉप कर लेते हैं ताकि हम अपना अलग से स्टार्ट कर सकें। ये बेसिकली टर्मिनल होता है जहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी एआई के टूल्स होते हैं, कर्सर वगैरह, वो खुद भी आपके एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि उन्होंने पोर्ट्स को ऑक्यूपाई किया होता है, तो यहाँ से इस तरह से पोर्ट्स को फ्री कर सकते हैं। कंट्रोल से इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अभी कोई भी इंस्टेंस में नहीं होगा, हम इसको सेपरेट रन करेंगे। अच्छा, अब भी देखें कि ये जो 3000 पोर्ट है ये कहीं ना कहीं यूज हो रही है, इसको भी हमने स्टॉप करवाना है। तो स्टॉप करवाने का तरीका क्या है कि इसने हमें बता दिया इसकी प्रोसेस आईडी क्या है। तो हम सिंपल इसको फिर ये करेंगे तो उसको स्टॉप कर देगा। दोबारा रन करेंगे तो अब ये 3000 पोर्ट को कुछ ही रन होगा। तो ये भी आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है जो आपने सीखी है कि पोर्ट्स को कैसे फ्री करवाना। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं हमारी एप्लीकेशन कहाँ पर रन हो रही है। सही है, अब ये सिंपल इसने एप्लीकेशन की एपीएस हमें बना दी है। अब हम इन एपीएस को टेस्ट करना फिर कैसे करते हैं, तो ये इसने बता दिया सिंपली कि इसको हेलो करेंगे तो ये हमें आगे से कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। अब आपने ये देखने की इसकी टाइप क्या है। ये गेट टाइप एपीआई है, ये पोस्ट है। एपीआई की 4 बेसिक टाइप्स होती हैं जिसमें गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। अगर आपने किसी पैरम के बेस पे कोई डेटा गेट करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि स्टूडेंट की आईडी आप पास करेंगे और उस बेसिस पे अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड गेट करना है, तो वो होगा गेट। अगर आप चाहते हैं कि आपने डेटा पोस्ट करना है, कि जैसे कोई फाइल आप इसमें अटैच कर सकते हैं, यूजर का इमेज, उसके साथ यूजर की इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो फिर आप पोस्ट यूज करेंगे। अगर आपने एग्जिस्टिंग किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है डेटाबेस के अंदर या कहीं पे भी, तो उसके लिए आप फिर यूज करेंगे पुट की टाइप। और इसी तरह अगर आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए फिर आप डिलीट टाइप यूज करेंगे। अब ये सारे काम जो आप एक दूसरे में भी कर सकते हैं, गेट के अंदर भी आप डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, पोस्ट के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। मगर जब आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी तो आपको पोस्ट ही यूज करना पड़ेगा। इसी तरह ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जिस टाइप का आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है बैकएंड पे, उस तरह की ही आप एपीआई बनाएं इसके अंदर। तो खैर ये हमने बड़ी सिंपल सी हेलो वर्ड अभी अभी तक एपीआई बनाई है, हमें हेलो वर्ड रिटर्न कर रहा है। इसी तरह ये तो गेट टाइप थी, इस तरह हम पोस्ट टाइप चेक कर लेते हैं कि पोस्ट टाइप किस तरह से वर्क करेगी। यहाँ पे हम इसको पोस्ट टाइप सिलेक्ट कर लिया और ये हमारी देखते हैं, तो इसने भी हमें हेलो वर्ड बता दिया कि हेलो वर्ड। अच्छा, इसके कुछ होता है कि कंटेंट टाइप और एप्लीकेशन जेएसएन, तो ये जो चीज़ें सेटअप होती हैं वो यहाँ पे होती हैं हेडर्स के अंदर। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कर सकते हैं कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेएसएन, यहाँ पे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट भी यही होता है। इसी तरह हम इसको कोई नेम दे सकते हैं डेटा के अंदर। आई थिंक इसने नेम दिया है शायद। तो नेम कैसे देंगे, बॉडी के अंदर जाके रॉ जेएसएन। तो उसने बताया कि मुझे जो पैरामीटर रिसीव हुआ है वो नेम का पैरामीटर रिसीव हुआ है। ये बड़ी बेसिक सी हेलो वर्ड एप्लीकेशन है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैं चाह रहा हूँ कि देखें, जब हमने ये एप्लीकेशन, ये हमें तो समझ आ रहा है, हमने क्योंकि खुद इसको एपीआई को बनाया, तो हमें समझ आ गया कि हमने एपीआई के कौन कौन से एंड पॉइंट्स बनाए। बट जब हमें किसी को बताना होता है कि हमारी ये एपीआई है, ये इसके, तो उसके लिए हमें प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है ना, कि वो एक प्रॉपर सिलेक्शन हो, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंट हो। तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं डोकर, सॉरी, स्वैगर। अब हम इसको बोलते हैं कि प्लीज ऐड स्वैगर एंड मेक द एपीआई एपीआईज वेल डॉक्यूमेंटेड। I like to explore.
अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको स्वैगर का बोला ना, तो साथ उसने मुझे ऑप्शन दिया था कि क्या आप इसके साथ ओपन एपीआई को भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, तो मैंने बोला कि ठीक है, इसको भी कर दें। अब ओपन एपीआई क्या चीज़ है, वो यही है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ओपन एपीआई यूज़ होती है चैट चैट बोट के लिए। ठीक है, जैसे आप चैट बोट बना रहे हैं ना, या फिर आपने एआई को अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है, तो आप उसको ओपन एआई को यूज़ कर सकते हैं। ओपन एआई के अलावा आप लोगों ने आई थिंक जेमिनाई भी यूज़ किया था, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, ग्रुप भी है। तो हम इसमें ओपन एआई को यूज़ करते हैं, तो उसने साथ ही उसको भी ऐड कर दिया है। तो अब इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे एक तो स्वैगर आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, साथ ही हमने ओपन एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया ताकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर एआई इंटीग्रेट हो जाए। सही है। अब इसके बाद हम वही चीज़ बनाएंगे जो कि आप लोगों ने Na10 के साथ बनाई थी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि Na10 के ऊपर डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं है, या फिर जो सिंपल एप्लीकेशन हैं अगर हम उसको Na10 के साथ बनाएंगे तो हम अपना उल्टा काम बढ़ा लेंगे। तो ये अब इसने क्या बताया कि जी हमारे पास ये आ गया, और इसने दोबारा यहाँ पे ओपन कर दिया। ओके जी, इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं और इसको अपने वाले को रिस्टार्ट कर देते हैं दोबारा। 1000 वोल्ट पे है। अब दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी अभी यहाँ पे तो वैसे ही है जैसे हमें पहले नजर आ रहा था, लेकिन जब आपने स्वैगर को इंटीग्रेट करना है तो आपने स्लैश डॉक्स पे जाना है। ठीक है। अच्छा, एपीआई डॉक्स, उसने एपीआई डॉक्स का कंटेंट बना दिया। सही है। अब ये देखें कि आपकी जितनी भी एपीआईज बनी हुई थी, उन सब एपीआईज के लिए इसने एक अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन बना दी। अगर हम इसको हेलो को ओपन करते हैं तो हेलो से रिलेटेड भी इसने सारी डिटेल भी बता दिया। एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए या जिसने एपीआई नहीं बनाई हुई, उसको बता रहा है कि रिटर्न अ सिंपल हेलो वर्ड ग्रीटिंग। और फिर इसने ये भी बताया कि इसको कौन सा पैराम आपको देना पड़ेगा, तो उसकी क्या आउटपुट आएगी। ठीक है, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी ट्राई आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पोस्ट वाली को चेक करते हैं, तो पोस्ट वाली में उसने बता दिया कि इसको पैरम भी आप पास कर सकते हैं, अपना नाम नाम दे सकते हैं, और वो आपके नाम के साथ इस तरह से आउटपुट देगा। ठीक है, इसकी उसने डॉक्यूमेंट दे दिया हमें। इसी तरह उसने क्या किया है कि ओपन एपीआई के लिए डॉक्यूमेंट बना दिया। अभी इसने ओपन एआई को इंटीग्रेट नहीं किया, बल्कि ओपन एपीआई जो है उसकी उसने सिर्फ किसी न किसी एंड पॉइंट को यहाँ पे बता दिया कि इसका आप इस तरह से डेटा ले सकते हैं। अब तो ट्राई आउट करते हैं, बोला इसमें क्या आता है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखेंगे ये ओपन एपीआई जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी सिंपल। ये सिंपल उसने लर्निंग पर्पस के लिए हमें समझाने के लिए किया कि इस तरह से इसकी आउटपुट आएगी एपीआई की। ठीक है, अब इसको अगर हम अपने उस पर लेके जाना चाह रहे हैं, इसको हम पोस्टमैन पे ट्राई कर सकें, तो ये इसका बेस यूआरएल है और ये इसका आगे का यूआरएल एंड पॉइंट का। बेस यूआरएल क्या होता है? बेस यूआरएल बेसिकली होता है कि जो कि चेंज नहीं होता। जैसे आपकी जो भी एपीआई होंगे उसमें ये जो एपीआई तक लिंक है ना, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आपका सिर्फ ये आगे वाला जो एंड पॉइंट है एपीआई का, ये चेंज होगा। तो फॉर एग्जांपल आप एपीआई का कोड के अंदर आप क्या करते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर बेस यूआरएल सेट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपने जो भी एपीआई के एंड पॉइंट को कॉल करना है उसका सिर्फ एंड पॉइंट का आप आगे नाम चेंज करते हैं, तो वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कैसी आउटपुट आती है। अब देखिए इसने हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे दी, ओपन एआई की सारी सारी डॉक्यूमेंटेशन दे दी हमें। सही है, अभी हमने ओपन एआई को इंटीग्रेट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ स्वैगर को देखा है। अब हम इसमें ओपन एआई को इंटीग्रेट करते हैं। हम इसको कहते हैं कि प्लीज इंटीग्रेट ओपन एआई और चैट और क्रिएट अ चैट।
यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि जो भी हम ओपन एआई यूज़ करते हैं या जो भी एलएलएम यूज़ करते हैं, उसकी जो आउटपुट आती है वो दो तरह से आती है। एक होता है सिंपल जेएसएन फॉर्मेट की, जैसे जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन बनाई है, जैसे आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसका फौरन एकदम से उसका रिस्पॉन्स आ जाता है और वो शो हो जाता है, एक ही होता है। दूसरा, अगर आप चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करें तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा होता है, ठीक है। पहले एक लाइन प्रिंट होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं स्ट्रीम, कि वो स्ट्रीमिंग होती है रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स एकदम से नहीं आता, बल्कि रिस्पॉन्स की स्ट्रीमिंग होती है रियल टाइम में, और आपको लाइन बाय लाइन वो डिस्प्ले होता नजर आता है। तो ये दो अलग चीज़ें, ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से स्पीड वाइज ये अलग चीज़ें हैं कि जेसन जो जेसन सिंपल जेसन रिस्पॉन्स है वो एकदम से आएगा और उसका जो लोड है वो ज़्यादा होगा, लेकिन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है, वो फ़ौरन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप उसको कर्सर को कह के किसी भी तरह का रिस्पॉन्स जो इंटीग्रेट करवा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा जी, इसने ओपन एआई को इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक .env लोकल की फाइल बनानी पड़ेगी, जहाँ पे हम अपनी एपीआई की को बता सकते हैं कि ये हमारी एपीआई की है ओपन एआई की। तो ये इसने यहाँ पे हमें बता भी दिया है कि कौन सा मॉडल यूज़ करना है, और यहाँ पे आपकी एपीआई की आ जाएगी। अब इससे पहले हमने एपीआई की जनरेट की थी, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं। सही है। जब भी अपने .env में चेंज करना है तो अपने अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना है। इवन कि आप कर्सर पे वर्सल पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे और अपने .env के अंदर कोई नया वेरिएबल ऐड किया या उसकी वैल्यू चेंज की, तो आपको डिप्लॉयमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। तो दोबारा डिप्लॉयमेंट का एक तो तरीका वही था कि कोड पुश करो प्रोडक्शन की ब्रांच में, मर्ज करो, तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने .env को खाली चेंज किया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्सल पे जाके अपनी .env के वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे और उसके बाद साथ ही आपको डिप्लॉय का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसको डिप्लॉय कर देना है वहाँ पे। या फिर आप वहाँ पे एक मैनुअल डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन भी होता है, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसमें इंटीग्रेट कर दिया अपनी, इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो स्वैगर में साथ ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन भी बना दी। अभी अगर हम मैनुअल डॉक्यूमेंट बनाएं एपीआई का, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस स्वैगर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाता रहता है साथ साथ। अभी हमारे पास एंड पॉइंट आ गया है, इसको हम क्या करते हैं कि सिंपल चैट चैट का एंड पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको चैट कर देंगे और गेट करेंगे। अच्छा, गेट से तो नहीं आया, ये पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके साथ उस कोई और भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो कि ज़रूरी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगी? एप्लीकेशन जेएसएन, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेएसएन, इनवैलिड जेएसएन बॉडी। अच्छा, अब ये जो जेएसएन बॉडी है, यहाँ पे हमें इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट भी चाहिए ना इसको देने के लिए, वो यहाँ पे पास करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये प्रॉम्प्ट हम कॉपी कर लेते हैं, डिफॉल्ट वाला, ये इसको देते हैं। अब ये ओपन एआई को कॉल करेगा और वहाँ से हमें एआई बेस्ड रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। अब चूंकि हमारा जो अकाउंट है वहाँ पे तो जीरो बैलेंस पड़ा हुआ है ना इसका, यू हैव नो क्रेडिट्स रिमेनिंग, तो इसलिए इसने हमें एरर दे दी। तो इसका मतलब वहाँ पे हमें क्रेडिट्स ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो एरर है, हमने ये एरर हमें यहाँ पे तो आ गई, अब ये एरर हमें शायद यहाँ पे भी ना आई हो। देखें कि यहाँ पे इसने क्या किया है, जो कंसोल था उसने सिर्फ ये बताया कि 502 का एरर आया है, बट 502 एरर के अंदर कौन सा एरर है, एक्चुअल में क्या क्या एरर आई, उसकी हमें कोई डिटेल यहाँ पे नहीं आई। तो इसकी डिटेल हमें कैसे पता चलेगी, सैनिटरी के साथ। तो अब हम सबसे पहले सैनिटरी को इंटीग्रेट करेंगे। 5-10 मिनट ऊपर लग जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़रा साथ रहिएगा। जी तैयब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं सॉरी थोड़ा लेट हो गया था, एक और जगह मेरा काम था, इंटर्नशिप थी एक। तो आप थोड़ा बता देंगे कि ये आप कर क्या रहे हैं, बस मैं रिलेट कर पाऊँ, डीपली ना बताएं, बस ये बता देंगे कि कौन कौन से
मतलब एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हैं, क्या क्या होगा? जी मैं बता देता हूँ। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि पहले आपने N10 के साथ वर्कफ्लो बनाना सीखी थी, ऑटोमेशन अप्लाई करना सीखी थी, लेकिन N10 के ऊपर आप सारी ऑटोमेशंस अगर करेंगे जो बेसिक लेवल की होंगी तो आप उल्टा अपना टाइम वेस्ट करेंगे और अपना काम बढ़ा लेंगे। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर छोटी मोटी ऑटोमेशन है, जैसे आपने लास्ट में जो प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो ऑटोमेशन आप जैसे चैट बोर्ड थी या उसके बाद आपने ईमेल सेंड करनी थी, तो वो ऑटोमेशन आप बजाय N10 के अंदर बनाए वो आप डायरेक्ट अपने कोड में भी कर सकते हैं। तो हम उसी को सीख रहे हैं कि कैसे करेंगे। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि हमने अपनी एप्लीकेशन की के जो लॉग्स हैं, जो एरर्स हैं, उनको कैसे मॉनिटर करना है जब हमारी एप्लीकेशन जो है प्रोडक्शन में होगी। और उसके बाद हम बैकएंड एपीआईज को देख रहे हैं कि बैकएंड एपीआईज को हम कैसे बना सकते हैं, इसका क्या पर्पस है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि N10 के साथ भी काम करने के लिए आपको डिफरेंट जो कनेक्टर्स हैं, डिफरेंट जो टाइप्स हैं, उसका पता होना चाहिए। जैसे N10 के अंदर आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, इफ कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट टाइम सीखा था कि कॉल बैक्स, वेब हुक्स क्या होती हैं, ठीक है, कॉल बैक क्या होती है। और इसके बाद आपको एपीआईज का भी आइडिया होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा ना, तो फिर आप इजीली वहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं वहाँ पे। अब जैसे आपने लास्ट टाइम जो चैटबॉट बनाई थी वहाँ पे तो ओपन वहीं पे एग्जिस्टिंग कनेक्टर था उसका, जो कि आपने यूज़ कर लिया था उसमें फ्री क्रेडिट से। बट अब हम ये देख रहे हैं कि ओपन एआई को हम डायरेक्ट एपीआई की के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। तो बस इसी पे ये सेशन चल रहा है। ये नहीं कि सर उसमें मैंने भी देखा था क्रेडिट्स का इश्यू आ रहा था बार बार, तो यहाँ पे वो मतलब रिजॉल्व करना का। हाँ, यहाँ पे वो रिजॉल्व हम कर रहे हैं। असल में मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ों का एक्सपोजर दे दिया है कि अगर आप लोगों को N10 पे काम करना पड़े तो फिर आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। और तो अगर आपको N10 में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना, हर हर एक एप्लीकेशन का अपना एक कनेक्टर है, और हर एक कनेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी आपके लिए मुश्किल है। तो उसका उसका तरीका क्या है कि आपको सिर्फ उसका पता हो कि एक्चुअल में यहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कुछ कोई काम हो सकता है, इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो वहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। वो आपको सारे कनेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से कनेक्टर कैसे कनेक्ट करने हैं, उनके अंदर क्या इनपुट देनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो सारी आपको बता देगा। तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल एप्लीकेशन है, अगर आप उसको N10 के साथ नहीं करना चाह रहे तो फिर आप उसको सिंपल यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने ये डिसीजन मेकिंग करनी हो कि क्या मुझे इसके लिए N10 यूज करना चाहिए या फिर मुझे कोड के अंदर ही इंटीग्रेशन करनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल चैट जीपीटी को ये बोलेंगे कि मैंने सिंपल चैटबॉट बनानी है और उसमें ओपन एआई को यूज करना है, तो क्या मुझे इसके लिए N10 यूज करना चाहिए या फिर मैं इसको डायरेक्टली ही अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर लूँ। तो चैट जीपीटी आपको यही रिप्लाई करेगा कि आप N10 के साथ अपना काम बढ़ा लेंगे, आप उसको सिंपल अपनी एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्ट यूज कर लें, ठीक है। तो इसी पे हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा जी, तो वापस आते हैं। जो सैनिटरी होता है ना, इसमें आपने क्या करना होता है कि इन्वायरमेंट भी सेट करना होता है। इन्वायरमेंट से मुराद ये कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो डेवलपमेंट में तो आपके जो डेवलपमेंट के लोग्स हैं वो उसमें आना शुरू हो जाते हैं सीएमडी के अंदर या टर्मिनल के अंदर, तो आपको वहीं से पता चल जाता है कि इसमें कोई एरर आ रही है। तो सैनिटरी को अगर आप डेवलपमेंट पे रखेंगे तो वो आपके लॉग सैनिटरी के अंदर नहीं दिखाएगा, इसलिए आपको उसको प्रोडक्शन में करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम प्रोडक्शन में है, ताकि वो प्रोडक्शन के फिर वो लॉग्स शो करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे हमारा सैनिटरी का सेटअप हो चुका है। अब हम सिंपली यहाँ पे एक कीज ऐड कर देंगे। एक चीज मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो मैं देखता हूँ कैसे कि आप जब सेंट्री का अकाउंट बनाएंगे तो वो आपसे बोलेगा कि एक प्रोजेक्ट इसमें ऐड करो। इस प्रोजेक्ट को जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एपीआई कीज मिलती हैं। यहाँ पे आके ना देखिए नीचे क्लाइंट कीज, ये डीएसएम कीज है यहाँ पे। इनको सिंपल आपने ऐसे कॉपी करके अपनी एप्लीकेशन के पे ऐड कर, सही है, दोनों जगह सेम वैल्यू होगी। इन्वायरमेंट को हमने प्रोडक्शन में रख दिया।
ओके, अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं कि अब अगर कोई एरर आती है वही ओपन एआई वाली, तो क्या वहाँ पे उसका लॉग क्रिएट होता है कि नहीं होता। हम वापस आते हैं यहाँ पे इश्यूज फील्ड। अच्छा, ये जो एरर है ये पुराना एरर है 2 घंटे पहले का। अब हम देखते हैं कि नए एरर्स आते हैं कि नहीं आते। तो दोबारा इसको कमांड देते हैं ओपन एआई के चैटबॉट को। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे आया कि नहीं आया। 9 सेकंड, ठीक है, 9 सेकंड पहले एक नया एरर आ गया। तो इसकी एज 2 आ रहा है, 2 आवर्स से मिला दी कि इससे पहले सेम एरर जो है वो 2 आवर्स पहले भी आया था। तो हम चूंकि सेम एपीआई डीएसएन एपीआई कीज यूज कर रहे हैं तो इसलिए वो हमें इस तरह से बता रहा है। बट हमारा 2 सेकंड्स पहले भी ये एरर आ गया। इसके 2 इवेंट्स में, एक इवेंट हुआ था 2 घंटे पहले और एक जो अभी हुआ है। सही है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है। और इस एरर के अंदर अगर हम जाएंगे तो ये हमें मजीद डिटेल बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम सीएमडी के अंदर आते हैं तो वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि 502 का एरर आया है। और अगर हम पोस्टमैन में भी जाते हैं तो सिर्फ ये बता रहा है कि फॉर यू हैव नो क्रेडिट्स रिमेनिंग, एड क्रेडिट्स। ठीक है, मगर ये जो है ये आपको ज्यादा उसकी डिटेल बताता है। या फिर ये तो बताएगा कि आपके क्रेडिट्स रिमेनिंग नहीं है, बट उससे रिलेटेड आगे जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो भी आपको बताएगा। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब यूजर्स आपकी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं तो कोई बंदा कहता है कि आपकी एप्लीकेशन का साइन अप फॉर्म नहीं चल रहा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि साइन अप पे क्या एरर आ रहा है। तो आप सीधा जाएंगे सैनिटरी के अंदर, यहाँ से देखेंगे कि साइन अप के फॉर्म पे क्या एरर आ रही है या फिर ओवरऑल एप्लीकेशन में क्या एरर्स आ रही हैं। सिंपल यहाँ से सारा कोड कॉपी करेंगे, ये वाला कर्सर को पेस्ट करेंगे, उससे बोलेंगे इस एरर को फिक्स कर दे, वो फिक्स कर देगा और आप उसको रीडिप्लॉय कर देंगे। डेट्स इट। वापस आते हैं जी। और अब हम यहाँ पे एक्चुअल में जो ओपन एआई की है उसको ऐड करेंगे जिसमें बैलेंस है, ताकि हम देख सकें कि हमारा जो चैटबॉट की एपीआई की है वो सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं एक एक्चुअल में ऐड कर देता हूँ एपीआई की। ये मैंने कॉपी कर ली है, सिर्फ मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब हम जाते हैं, इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को। यहाँ पे हम कह सकते हैं सेंड। अब देखिए इसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि तो उसने क्या रिप्लाई दिया है, टू बुक अ राइड इन लाहौर यू कैन यूज पॉपुलर राइड हेलिंग एप्स लाइक क्रीम और उबर। तो उसने हमें रेलिवेंट रिस्पांस दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एपीआई जो है चल रही है। अब इसी एपीआई को हम जो है अपने मोबाइल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, वहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। जो आपने अगर आपने कोई क्रोम एप्लीकेशन बनाई है तो वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहीं भी किसी भी जगह इसको इंटीग्रेट करके तो ये वाला रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है एपीआई की इसका कि कैसे हमने बनाई है, कैसे उसको मॉनिटरिंग पे लगाया है, उसकी की को ऐड कैसे किया, सैनिटरी वगैरह स्वैगर वगैरह कैसे इंप्लीमेंट किया, यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब हम जाते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन बनाई थी उसी एप्लीकेशन को हमने दोबारा बनाना है इसके साथ। सही है, तो इसको सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्लीज मेक नाइस पेज अच्छा, इसी तरह से आपने रिसेंट का आइडिया सबको, रिसेंट या जेप्टो मेल का। नो सर। ओके, मैंने आपको आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि आपने क्या करना है कि जो चैट की समरी है वो अपने सेंड करवानी है यूजर की ईमेल पे। ठीक है, तो वो आप लोगों ने वहाँ पे जीमेल का एसएमटीपी वगैरह यूज करते होगा, लेकिन जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो जीमेल का एसएमटीपी यूज नहीं होता। उसके लिए हमें कोई ना कोई सर्विस चाहिए होती है जो कि एज अ एसएमटीपी काम करे, या फिर हमें कोई एपीआई की दे दे जिसका हम यूज कर सके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिसेंड। ठीक है, तो रिसेंट बेसिकली क्या करता है कि आपको एसएमटीपी या फिर एपीआई की दे देता है जिसको आप यूज करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर
ईमेल की फंक्शनलिटी ऐड करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एपीआई की ऐड करवा देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यानी कि सर जैसे NA10 में किया था, यहाँ पे हमें लैदा से ये एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जांपल चलिए ये कंप्लीट होता है, इसका हम एक और प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि प्लीज इंटीग्रेट रिसेंट फॉर email and if user asks to send me the summary of chat and send the user ask the email provided, ठीक है। अब देखें कि हमने इसमें कोई डेटाबेस वगैरह कोई भी इंटीग्रेट नहीं अभी तक की, ठीक है। और हम इसमें सिंपल ओपन एआई के साथ काम कर रहे हैं। अब खाली ओपन एआई को हमारे चैट का कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रहेगा, मतलब ये कि वहाँ पे हमने जो सिंपल मेमोरी यूज़ की थी वो अभी यहाँ पे फिलहाल हमने इंटीग्रेट नहीं की। तो उसके लिए हमें प्रॉपर कोई सुपरबेस वगैरह कोई डेटाबेस वगैरह यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो सुपरबेस का तो आपको आइडिया है कि हमने लास्ट टाइम कैसे उसको यूज़ किया था। तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, उसको बता देंगे कि आप सुपरबेस को यूज़ कर लो मेमोरी की एज ए मेमोरी, तो उसको यूज़ कर लेगा। साथ हम ये जो मैंने अभी कमांड देने लगा हूँ तो यूज सुपरबेस का आप लोगों को आइडिया, सुपरबेस आप लोगों ने सिंपल इसमें यूज कर लेनी है मेमोरी के लिए। अच्छा जी, तो हम अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि चैट एप्लीकेशन तो बन गई होगी, उसको हम मीनवाइल टेस्ट कर लेते हैं जब तक ये इसको कर देगा। इसका इसमें चैट पेज बनाया है, वो बनाया है स्लैश चैट से। हम इसको कह भी सकते हैं कि इसका एज अ डिफॉल्ट पेज सेट कर दे, बट फिलहाल इसने इसको यहाँ पे बना दिया। तो हम इसको पूछ सकते हैं कि आई वांट टू बुक राइट, लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अब इसके जो डिज़ाइन वगैरह वो तो आप लोग बाद में इंप्रूव करा ही सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंप्रूव करवाना है कि चैट जीपीटी से बोलें कि एक ज़बरदस्त सी यूआई बना दे, यूआई डिज़ाइन बना दे चैट एप्लीकेशन के लिए, वो आपने वहाँ से डिज़ाइन इसमें पेस्ट करना है, उसको कहना कि इस पेज का डिज़ाइन वैसा बना दे, तो ये आपको वैसे ही एग्जैक्टली बना देगा। फिलहाल जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमने मैनुअली एनीडेंट के बगैर कैसे ऑटोमेशन अप्लाई करनी है या इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है, तो वो हमने यहाँ पे सीख ली। अच्छा जी, तो एक और भी चीज़ के ये अभी कंप्लीट हो जाए फिर इसको हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है अनफॉर्मेटेड रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोगों ने इस चीज़ को मॉनिटर किया कि जब भी जीपीटी रिस्पॉन्स देता है ओपन एआई वगैरह वो उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं होता। इसको कंप्लीट करने में फिर हम उसको देख लेते हैं। मीनवाइल जो हमारा टास्क है अभी नेक्स्ट वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने कोई भी यूनिक आइडिया सर्च आउट करना है, ठीक है, और उस पर वर्किंग स्टार्ट करनी है। और उसको अगर उसमें NA10 चल सकता तो NA10 इसमें अप्लाई कर लेना। अगर NA10 के बगैर आप उसमें आपको लगता है कि NA10 के बगैर वो आइडिया बन सकता तो आपने इसको बगैर NA10 के बना लेना है।
ठीक है। और एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनानी है जो कि आपको लगता है कि फ्यूचर में यूज़ हो सकती है। अब जैसे जो डॉक्टर एप्लीकेशन की बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स के साथ जो भी डिस्कशन है उसको ट्रांसक्रिप्ट करना, उसको बाद में रीयूज़ करना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने ये एप्लीकेशन तो बना ली है जो हमने भी बनाई है, ये चैटबॉट। लेकिन आपको पता है कि आप एक डॉक्टर की एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि आपके साथ रियल टाइम में कन्वर्सेशन करेगा, आपसे डिस्कशन करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको आंसर करेगा। उसमें दो चीज़ें यूज़ होंगी। आपको मैं चीज़ बता देता हूँ, आप अपने तौर पर इसको ट्राई करना। डीप ग्राम, ठीक है। अब डीप ग्राम क्या चीज़ है, ये बेसिकली रियल टाइम चैटबॉट के लिए यूज़ होता है, वॉइस चैटबॉट एजेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने 11 लैब्स का नाम सुना होगा, तो ये 11 लैब से भी अच्छी चीज़ है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट एजेंट्स हैं जो कि स्पीच टू टेक्स्ट भी करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच भी करते हैं, वॉइस एजेंट भी हैं। तो इनको आप सिंपली अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई है अभी, ये वाली, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि बजाय यूज़र टाइप करे, यूज़र बोल के इसको प्रॉम्प्ट दे और वो डीप ग्राम को यूज़ करके उसको वॉइस में ही आंसर करें और रियल टाइम में आंसर करे, बजाय इसके कि यूज़र वेट करे। तो ये आप डीप ग्राम के साथ कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल टिप है आप लोगों के लिए अगर आप लोग रियल टाइम वॉइस एजेंट्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं। खैर अब इसी को देखते हैं। एक इसको कह देते हैं कि भाई सेट द फॉल्ट। अब देखेंगे डिफॉल्ट जो है वो चैटबॉट का पेज आ गया। अब यहाँ पे अगर तो यूज़र लॉगिन करेगा, लॉगिन साइन अप वगैरह करेगा, फिर तो आपको यहाँ पे ये ईमेल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यूज़र जो है अब चूंकि मैं आपको सिर्फ एक सिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो मुझे वो सारा फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, साइन अप करें, लॉगिन करें। आप सिंपल यहाँ पे ईमेल मैनुअली यूज़र से मांग सकते हैं और उसको समरी सेंड करवा सकते हैं। तो आई वांट या फिर इसको एक और कहते हैं कि लिस्ट ऑफ स्ट्रीट्स टू 2026। अच्छा, जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए इसने फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स नहीं भेजा, यहाँ पे स्टैरिक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिंपल एक प्रॉम्प्ट देना है, प्लीज मेक रिस्पॉन्स फॉर्मेटेड। सब रहते हैं यहाँ पे। अब देखें जो हमारे पास पहले रिस्पॉन्सेज आए थे उसने उसको फॉर्मेट कर दिया, वो स्टैरिक्स वाले जो थे वो खत्म हो गए। सही है, तो लिस्ट ऑफ सर ये क्वेश्चन था मेरा, जी। जिस तरह के हमने वो वहां पे जाके प्रॉम्प्ट करके कहा कि वेल फॉर्मेटेड में रिस्पॉन्स करो, तो हम इसको भी तो कह सकते थे ना चैटबॉट को भी, क्योंकि ये भी तो एआई ब्रेन ही यूज कर रहा है ना बेसिकली।
ये इसको कह सकते हैं, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये तो अलग एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं ना। हमने तो अपनी एप्लीकेशन को सेट करना है कि ये देखो, अगर आप इसको कह सकते हैं कि इसको फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स भेजो, तो वो फिर भी आपको इस तरह से रिस्पॉन्स भेजता स्टैटिक्स वगैरह के साथ, क्योंकि उस रिस्पॉन्स को जो हैंडल करना है वो आपकी अपनी एप्लीकेशन नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो जहाँ जहाँ पे डबल स्टैटिक आ रहा है उसको बोल्ड कर दे। सही है ना? तो खैर यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी इसको सेंड करवा के चेक कर लेते हैं। द एग्जाम्पल डोमेन नेम इज नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ईमेल हम चेक कर सकते हैं डोमेन्स। खैर इसके इसमें क्या होता है कि आपने जो भी डोमेन यूज करनी है ना अपनी, जैसे ahmed.io आपकी कोई डोमेन है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या करना है, उस डोमेन को यहाँ पे ऐड करके उसको वेरीफाई करवाना है, उसके डीएनएस वगैरह। अब डीएनएस कैसे वेरीफाई करते हैं, इसके लिए अगर आपको देखना तो डेवऑप्स से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका सेशन की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, उसको आप देख लें कि डीएसएन कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे डोमेन ऐड कर देंगे ना, तो फिर उसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंडर ईमेल में यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपकी ईमेल इजीली सेंड हो जाएगी। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि अब क्योंकि टाइम कम है तो हम इसने ईमेल सेंड नहीं की, लेकिन कोशिश कर लेते हैं प्लीज। ये डिफॉल्ट ईमेल है जहाँ से ईमेल सेंड कर सकते हैं हम लोग। इसको दोबारा रीसेट करते हैं। चेंज कर दिया। ठीक है जी, तो इसने ईमेल सेंड कर दी है। लेट मी चेक मेरे पास ईमेल आई है कि नहीं। खैर अभी तक मुझे ईमेल रिसीव तो नहीं, लेकिन ये रिसीव हो जाती है क्योंकि ये फ्री डोमेन वाली है ना, तो इसमें ज़रा टाइम लगता है। तो इस तरह से आप ईमेल समरी वगैरह सेंड करवा सकते हैं। अगर ना भी सेंड हो तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ईमेल सेंड नहीं हुई, इसमें फिक्सेस कर दो, उसको फिक्सेस कर देगा। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि हमने आज क्या सीखा है कि
हम जो एप्लीकेशन हमने लास्ट टाइम N10 के साथ बनाना सीखी थी वो हम अब मैनुअली बना सकते हैं। मगर इसमें क्या एक चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा कि ओपन एआई के अंदर आपको $1-2 रखवाना पड़ेगा जो कि यूज़ हो सके चैट बोट के लिए, अगर आप इसको वाकई बात के लिए भी रखना चाह रहे हैं। वरना फ्री मॉडल्स देखने पड़ेंगे कौन से अवेलेबल हैं, कोई ना कोई होंगे, तो आप उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं चैट बोट के लिए। तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप लोग पूछ लें। जी रचना। सर यहाँ पर ईमेल फॉर समरी का जो ऑप्शन आएगा रिसेंट इंटीग्रेट की इसलिए आया ना? सॉरी, ये जो इधर हमारे जो इंटरफेस है यूआई में हमारे पास लिखा हुआ है ईमेल फॉर समरी और आपने अपनी ईमेल ऐड किया है, ये इस वजह से आई है ना क्योंकि आपने रिसेंट को इसके अंदर इंटीग्रेट किया है। बेसिकली जो रिसेंट है वो तो सर्विस है जो कि यूज़ होगी ईमेल को सेंड करने के लिए। ये मैंने उसको खुद बोला था कि आपने यहाँ से यूज़र से ईमेल पूछ लें कि अगर वो समरी सेंड करवाना चाह रहा है तो अपनी ईमेल प्रोवाइड करे और वो ईमेल सेंड करवा दे, इस ईमेल पे ईमेल सेंड हो जाएगी। तो ये सिंपल इसलिए हमने किया था। ओके सर। ठीक है जी, किसी और का क्वेश्चन? सर हम लोगों ने जब N10 का वर्कफ्लो बनाया था उसमें हम लोगों ने वेबहुक को स्टार्ट पे रखा था जी। यहाँ पर क्या चीज इनिशियल होगी, यहाँ पर क्या स्टार्ट लगेगी? देखिए एआई एजेंट के लिए ओपन एआई की हम लोगों ने एपीआई की ले ली एंड देन मॉडल के लिए वहां पर वो यूज हो गया। अब जीमेल के लिए हमने रिसेंट यूज कर लिया और मेमोरी के लिए हमने सुपरबेस यूज कर लिया। तो वेबहुक के लिए ऐसा यहाँ पर डायरेक्ट रिस्पॉन्स जा रहा है ना, हमने एपीआई की यूज किया डायरेक्ट जो हमने बनाई थी गेट एंड पोस्ट की सॉरी। एग्जैक्टली यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। वहाँ पे तो हमें वेब हुक इसलिए जरूरत पड़ी थी क्योंकि हमारी एप्लीकेशन अलग थी जो हमने बनाई है और N10 अलग था, और N10 ने अपने एक एपीआई का एंड पॉइंट हमें दे दिया था कि इसके ऊपर आपने वेब हुक सेंड करनी है। मतलब हमने जो भी प्रॉम्प्ट सेंड करना है N10 के उस वेब हुक पे सेंड करना है, तो इसलिए वहाँ पे वेब हुक यूज की थी। मगर अब चूंकि हम एक ही एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो हमें वेब हुक की जरूरत नहीं है। हम इसके अंदर एपीआई ओपन एपीआई की एपीआई डायरेक्टली हमने इंटीग्रेट कर लिया है। इसी तरह वहाँ पे हमें जीमेल का कनेक्टर यूज करना पड़ा था ईमेल सेंड करने के लिए, यहाँ पे हम सिंपल रिसेंट यूज कर रहे हैं। अब रिसेंट के अलावा और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि ईमेल सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अलावा ज़ेप्टो मेल है, सेंड ग्रिड है, बहुत सारी एपीआईज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ आती कि ईमेल सेंड करने की कैसे होगी या कौन सी एपीआई यूज हो सकती है, तो फिर आप सिंपल चैट जीपीटी से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमने ईमेल की इंटीग्रेशन करनी है तो बताएं कौन कौन से पॉसिबल लाइब्रेरीज हैं जो कि हम यूज करें, तो वो आपको बेस्ट ढूंढ के दे देगा उसमें से। सही है, चलिए थैंक यू सो मच। तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट का आइडिया ढूंढें, हमें सेंड करें, मेरे साथ डिस्कस करें, हम उस आइडिया को मैच्योर करते हैं और इंशाल्लाह विद इन अ वीक या फिर विद इन 2 वीक्स आप उसको बना के तो प्रोडक्शन में लॉन्च करें इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग जो भी आइडिया सोच रहे हो कोशिश करें यूनिक हो और उसको उसको इस तरह से सोचें कि आपने इसको लॉन्च करना है, बनाना है। अभी फॉरेन लॉन्च ना कर सके कोई इशू नहीं है, फ्री डोमेन पे कर दें, बट जब पॉसिबल हुआ आपने इसको लॉन्च करके अपने ब्रांड की ब्रांड में कन्वर्ट करना उसको, या कोई छोटा सा टूल भी आप कह सकते हैं। जो भी टूल्स होते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। स्क्रीन शेयर तो हो रहा होगा। हम एक वेबसाइट यूज करते थे वट मोबाइल, किस किसने यूज की है वट मोबाइल? तो ये हम शुरू में एक वेबसाइट पता चली थी कि वट मोबाइल कोई वेबसाइट है जहाँ पे मोबाइल फोन के ना रेट्स पता चलते हैं। ठीक है, तब से लेके अब तक इस वेबसाइट का डिजाइन वही का वही जो उस टाइम उसने बना दिया था, और हो सकता है कि ये बंदा इस वेबसाइट को मॉनिटर भी ना करता हो। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रैफिक है इस वेबसाइट के ऊपर कि ये पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर इसमें से अर्न कर रहा है। किसके साथ? सिर्फ ये जो साइट्स पे एड चल रहे हैं, इन एड्स के साथ। ठीक है, अब इसी तरह की वेबसाइट अगर आपने बनानी हो तो बहुत ज्यादा आसान है इसको बनाना, इसका डेटा ऐड करना भी बहुत ज्यादा आसान है, उसके ऊपर आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की और कई वेबसाइट्स हो सकती हैं जो बना के उसके ऊपर ऑटोमेशन लगा दें जो कि उसका डेटा फिल करती रहे डेली बेसिस पे। तो ये बनाना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं बनाते कि बनानी पड़ेगी, डिप्लॉय करनी पड़ेगी, उसके ऊपर ट्रैफिक लानी पड़ेगी, और ये हम सिर्फ सुस्ती रवि का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अगर आज भी आप इस तरह की वेबसाइट बना देते हैं या कोई और इससे मिलता जुलता आइडिया बना देते हैं तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा वो चल पड़ेगा। ठीक है, आइडियाज एकदम से नहीं चलते, एकदम से वो आपको अर्निंग नहीं देते, लेकिन आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। तो मैं जो आपसे चीज डिमांड कर रहा हूँ वो ये है कि फिलहाल ना हम एक डायरेक्शन ठीक रखते हैं, हम एक्चुअल में कोई आइडिया देखते हैं। हो सकता है वो आइडिया बन चुका हो सकता है वो
ना बना हो, यूनिक भी हो सकता है या एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, बट हमने उसकी एक सिंपल सी केस स्टडी करनी है कि भाई हम कौन सा ऐसा आइडिया जो कि हम आसानी से बना सकते हैं 2 वीक्स के अंदर, और वो आइडिया हमें अर्न कैसे करके देगा। तो जैसे सिंपल से टूल्स हैं कि जीपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, अब ये हमें कैसे अर्न करके देगा कि इसके ऊपर हम एड्स लगा देंगे, ठीक है, या फिर हम फ्री यूजर्स के ऊपर लिमिटेशन लगा देंगे कि वो सिर्फ 1 या 2 इमेज को फ्री पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने कोई 50-100 पीडीएफ कन्वर्ट करने हैं तो उसके लिए फिर हम एक प्रीमियम प्लान रख देंगे कि भाई आप रजिस्टर करो खुद को और ये हमारा प्लान परचेज कर लो और इसमें आप जितने मर्जी पीडीएफ कन्वर्ट करते रहो, ठीक है। तो ये इसमें बिजनेस प्लान हो सकते हैं जो कि आपको अर्न करके देंगे। तो लेकिन स्टार्ट करें फ्री से, स्टार्ट करें, बेशक शुरू में कुछ भी ना हो, आस्ते आस्ते उस पर ऐड लगाएं। जब एड्स लगाएंगे तो आपको भी आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, आपका टूल जो है वो कितना यूजफुल है। आपने जो MVP बनाया है, जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाई है आपने, MVP क्या होता है कि शुरू में आपने बिल्कुल छोटा सा एक वर्जन बना के उसका टेस्ट करना होता है, मार्केट में फेंकना होता है कि वो चलता है कि नहीं चलता। जब वो चल पड़े फिर आप उसके ऊपर फर्दर और भी चीजें इसमें ऐड करें, उसको मजीद इंप्रूव करें। तो ये तरीकाकार होता है। तो अगर वो चल पड़ता है तो उसके ऊपर एड्स लगाएं। एड्स लगाने के बाद अगर फर्दर आपको लगता है कि आप इस पर ट्रैफिक तो आना स्टार्ट हो गया, अब मुझे इसको पेड कर देना चाहिए, फिर उसको पेड कर दें। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो आप इस पर काम स्टार्ट करें, और इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ नहीं समझाते तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जी दैया। हाँ, पीछे प्रीवियस टास्क था ना, जी तो उसमें मैंने ना मेमोरी को यूज करने की कोशिश की है। सुपर बेस तो चलो मुझे आइडिया नहीं था, तो उससे प्रॉम्प्टिंग भी नहीं अच्छी हो पाई मेरे से ना। लेकिन सिंपल मेमोरी जब मैं करता हूँ ना यूज अपने वर्क फ्लो में, मैं स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा आपको सर। नहीं, अभी फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। तो वो फिर आप या तो मुझसे DM में पूछ लें, डायरेक्ट मैसेज कर दें मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। चले वो मैं आपसे बाद में पूछ हाँ, लूँ। वो मुझसे बात नहीं। तो किसी का कोई भी टेक्निकल डिस्कशन है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आइडियाज़ वगैरह से रिलेटेड, तो फिर हम मुझे DM कर दें, पहले मैं वहाँ पे जैसे पॉसिबल वो आंसर कर दूंगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो लास्ट सेशन होगा, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों ने एक पूल क्रिएट किया था ग्रुप के अंदर, आप उस पूल में अपना वोट दे दें, तो ताकि हम उसके अकॉर्डिंग एक इवेंट प्लान कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो वीक फिर से आगे भी हो सकता है, एक वीक, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो इस तरह। नहीं, 1 वीक से ज़्यादा नहीं, हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है ही 4 वीक्स का, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। 6 वीक्स का अगर आपने कहा था कि अगर एक्सटेंड करना हो तो आप 6 वीक हमने सोचा था, लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी। तो अगर हम उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते तो फिर उसके लिए हमें एडिशनल मैनेजमेंट की टीम ऐड करनी पड़नी थी, जो कि हमारा एक्सपेंस जो हमने प्लान किया हुआ था 1 मंथ का, उससे वो एक्सीड कर जाना था। तो वो हमारे लिए फिर उस एडिशनल मैनेजमेंट प्लस एडिशनल वर्क वो पॉसिबल नहीं हुआ था, इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया था कि हम उसको 4 वीक्स तक ही रखेंगे। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 6 वीक तक लें, क्योंकि इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करेंगे। सर ये जो आपने इवेंट प्लान किया है 1 सितंबर, ये मैंडेटरी तो नहीं है? लाइक आई एम फ्रॉम सरगोजा, मैं इतना ट्रैवल करके स्पेशली नहीं आ सकता? नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये सिर्फ लाहौर वालों के लिए है। अगर कोई बाहर से आना चाहे और इजीली आना चाहे तो फिर तो मोस्ट वेलकम। अगर कोई नहीं आ सकता तो कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ लाहौर वाले जो ज्यादातर, चूंकि हमारे लाहौर के स्टूडेंट हैं, तो उनमें से जो इजीली अटेंड करना चाहें। और ये हम इवेंट तब करेंगे अगर हमारे पास कोई 100+ की स्ट्रेंथ हो जाती है। अगर उससे कम होती है तो फिर हम इसको शायद ना कर सकें। सर ये लोकेशन क्या होगी, थोड़ा उस पर भी डिपेंड करेगा ना डिसीजन। लोकेशन अभी डिसाइड होगी, लोकेशन अभी इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ है। वैसे तो हमारे पास अभी जी वेलेंशिया वाली साइड पे है ना कि ये लाहौर में कहीं भी हो सकती है। हम देखेंगे कि हमारे पास जो इस टाइम टोटल जो हमारी स्ट्रेंथ है इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर, वो 320 की स्ट्रेंथ है जो 7 हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसमें से डिपेंड करता है कि अगर तो हमारे पास 300 के 300 आ जाते हैं फिर तो कोई बड़ा हॉल वगैरह लेना पड़ेगा। अगर 100-150 आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर लोकेशन डिसाइड करेंगे। वो इंशाल्लाह फिर आपको बता देंगे। ठीक है जी, तो चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।